भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर 38 कोई बनाए? बी आ रहा है। फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स ही तो लिखना है यार, तो इसमें क्या दिक्कत है? डी की बी? डी? बी कैसे होगा, डी कैसे होगा? कह रहा फर्स्ट रे विल बी ट्रेवलिंग अ पाथ लेंथ L1 थ्रू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 while the secondary ray will travel a path L2 through a medium of refractive index N2. The two waves will be combined in order to observe interference. The phase difference between the two waves will be, तो एक का पाथ लेंथ हो जाएगा N1 L1 और एक का हो जाएगा N2 L2, तो बस N1 L1 माइनस N2 L2। क्वेश्चन नंबर 45। द इंट क्या चीज? 39 में क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। 39 वाला कह रहे हो? अच्छा। When the slit separation is made three folds, the fringe width in Young's double slit experiment, थ्री फोल्ड्स का मतलब यह है कि उनको पास कर दिया गया। कितना पास कर दिया गया? पहले मान लो x डिस्टेंस था, एक फोल्ड, अब कितना डिस्टेंस हो गया? दोनों को फोल्ड किया जा रहा है ना, दोनों को फोल्ड किया जा रहा है ना, तो कितने पास आ गए? D/6 हो जाएगा। हाँ अच्छा, ठीक। हाँ, और बताओ। Question number 45. The intensity at the central maxima is I1 in an interference pattern. I in an interference pattern created by two identical slits. The intensity at the equivalent spot when either of the two slits has been closed will be I naught. Therefore, we can write I equals to I naught, I equals to 2 I naught, I equals to 4 I naught, I and I naught will be related to each other. बोलो भाई, कोई लगाया है? हाँ, डी होगा। बी कहाँ है? कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज आई in an interference pattern created by two identical slits. The intensity at the equivalent spot when either of the two slit has been closed will be I naught. तो क्या हो जाएगा वहां पे? इंटरफेरेंस हट के डिफ्रैक्शन का फिनोमेना आ जाएगा ना। तो ऐसे तो एनर्जी को, हाँ, क्वेश्चन नहीं समझ आया। आंसर इसका 45वें का सी? नहीं, सी क्यों आएगा यार? सी दिया है। ऐसे तो बी होना चाहिए यार, सी तो नहीं होना चाहिए यार। 45वें का क्या दिया हुआ देखो तो। 2I0 होगा वैसे यार। The intensity at the central maxima is I in an interference pattern created by two identical slits. The intensity at the equivalent spot when either of the two slit has been closed will be I naught. Therefore, हाँ, क्या चीज, क्या चीज? सेंट्रल मैक्सिमा का 4 टाइम्स होता है। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मान लो एक सोर्स है, दोनों सोर्सेस से लाइट आ रही है, तो दोनों सोर्सेस से जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनका नंबर ज्यादा है ना। अब एक सोर्स हमने बंद कर दिया, तो एक ही सोर्स तो बचा, एक ही सोर्स तो बचा। तो इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोसेस करेगा, वो डिफ्रैक्शन प्रोसेस करेगा सेंटर पे। डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी 4I0, फेज डिफरेंस हो जाएगा 0। हाँ, 4I0 होगा।
4i0 होगा, 4i0। अरे आई बराबर 4i0 कॉस स्क्वायर 5 लिखोगे ना, 5/2 लिखोगे ना, तब भी पाथ डिफरेंस जीरो था, अभी भी पाथ डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा, चाहे सिंगल स्लिट यूज करो चाहे डबल स्लिट यूज करो, पाथ डिफरेंस तो दोनों में जीरो ही रहेगा। 4i0 सही है, सी सही है, 45वें का सी ठीक है। और बताओ। हाँ, क्या चीज? 49 नंबर। If yellow light emitted by a sodium lamp in Young's double slit experiment is replaced by monochromatic blue light of same intensity, fringe width will decrease, fringe width will increase, fringe width will remain unchanged, fringe width will become less intense। डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि लैम्डा घट गया है। इसमें क्या दिक्कत है यार? येलो को सीधा किससे रिप्लेस कर दियो, ब्लू से ना, तो ब्लू का वेवलेंथ कम होता है ना। और बताओ। क्वेश्चन नंबर 52। हाँ, ये क्या है यार? The Young's double slit experiment is performed with blue light and with green light of wavelength 4360 angstrom and 5460 angstrom respectively. If x is the distance of fourth maxima from central one, then if x is the distance of fourth maxima from central one, तो क्या लिखोगे? n1 lambda 1 बराबर n2 lambda 2, खत्म बात। और बताओ, कौन सा आंसर आ रहा है इसका? सी आ रहा है। हाँ, ये क्या इक्वल टू क्या लगा दिया है इसमें, मतलब क्रॉस लगा दिया है इसमें, ग्रेटर देन लेस देन है, टाइपिंग एरर है। कोई बात। और बताओ। अरे बच्चा आ। क्वेश्चन नंबर 53। Interference was observed in interference chamber where air was present. Now the chamber is evacuated and if the same light is used, हाँ, 52 का क्या? n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 होगा, लेकिन इसमें बी और सी में से भी तो सही आंसर हो सकता है। लेस देन और ग्रेटर देन का सीन है, ये इक्वल टू नहीं है। तो देखो ब्लू का वेवलेंथ कितना है, x3। हाँ ठीक है, ये भी डी भी सही है, डी भी सही होगा यार। n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 भी तो लिख सकते हो। तो उससे तुमको क्या मिल जाएगा, x ऑफ ब्लू जो होगा वो x ऑफ ग्रीन से ज्यादा होगा, सी भी सही होगा। अगर यहाँ ग्रेटर देन का साइन है तो बी सी में दो ऑप्शन सही हो जाएंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 53। Interference was observed in interference chamber where air was present. Now the chamber is evacuated and if the same light is used, a careful observer will see no interference, interference with bright bands, interference with dark band, interference with large width of bands। बोलो भाई कौन सा? डी, लार्जर विड्थ ऑफ बैंड्स का है। एयर हट गया, क्या आ गया? वैक्यूम। तो उससे तो एयर था तभी तो म्यू 1 ही था। रिलेटिवली म्यू का एयर का बहुत थोड़ा सा स्लाइटली ज्यादा होता है वैक्यूम से, बट उसको हम कंसिडरेबल 1 मान लेते हैं। और बताओ। डिफ्रैक्शन बन गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 68। A monochromatic beam of light is used for formation of fringes on the screen by illuminating the two slits in Young's double slit mica interposed in the path of one of interfering beam. Then the fringe width increases, fringe width decreases, the fringe width remains same but pattern shifts। हाँ सही है, सी इज द राइट आंसर। अबे कल ही तो बताया था, खाली बस म्यू म्यू आने की वजह से बस शिफ्टिंग हो जाती है ना, विड्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। गजब। A parallel monochromatic beam of light is incident normally on a narrow slit. A diffraction pattern is formed on screen placed perpendicular to the direction of incident beam. At the first minima of diffraction pattern, the phase difference between the ray coming from the edges of the slit is 2 pi.
कल ही तो बताए थे 2 पाई। कल ये सेम सवाल कराए थे क्लास में भाई। अच्छा ये बताओ, रिजॉल्विंग पावर वावर तो सिलेबस में है नहीं यार? नहीं है ना? रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, नहीं नहीं है। आओ पोलराइजेशन पढ़ लेते हैं। हाँ बताओ। कौन सा वाला, ऊपर वाला नीचे वाला? In Young's double slit experiment, d is equal to the distance of screen and d is the separation between the slit. The distance of the nearest point to the central maxima where the intensity is same as that due to single slit is equal to the distance of nearest point to the central maxima. In a Young's double slit experiment, d is equal to the distance of screen and d is the separation between the slits. The distance of nearest point to the central maximum where the intensity is same as that due to single slit is equal to। कह रहा है एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें स्क्रीन डी डिस्टेंस पर रखा है और स्लिट्स के बीच का सेपरेशन डी है। द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ड्यू टू द सिंगल स्लिट। सिंगल स्लिट की वजह से इंटेंसिटी कितना होता है? हाँ, सिंगल स्लिट की वजह से I/4 कितना होता है? सिंगल स्लिट से इंटेंसिटी, मान लो अगर तुम इसकी बात कर रहे हो, क्या बोलते हैं भाई, अगर हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी है? कितनी है? इंटेंसिटी इंटेंसिटी 4I0। 4I0 है ना? और अगर डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हो तो इंटेंसिटी कितनी है? इंटेंसिटी कितनी है? I0। इंटेंसिटी कितनी है? I0। वही सारी बीम तो जाके वहां कंजर्व कर रही है, तो इंटेंसिटी कितनी है? I0। तो I0 को बराबर रख दो 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 से। क्लियर है? तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ जाएगा। पार्ट डिफरेंस को फेज डिफरेंस के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो, हम कह रहे हैं कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डी इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ, मान लो एक YDAC सेटअप है और एक हमारे पास सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। ठीक है, तो यहां से जो लाइट आ रही है इसके सेंट्रल मैक्सिमा पर जो इंटेंसिटी है वो कितनी है? सेंट्रल मैक्सिमा पे कितनी है? 4I0। और यहां पर एक ही सोर्स है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है? I0। I0 है कि 2I0 है? सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, I0 है कि 2I0 है? बोलो भाई, I0 है कि 2I0 है? हाँ, सेम। तो बस इसमें cos फाई की वैल्यू को बराबर कर दो, क्या लिखोगे? कह रहा है यहां से द डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द इंटेंसिटी इज सेम एज दैट ड्यू टू सिंगल स्लिट। जो सिंगल स्लिट की इंटेंसिटी है वो इसकी इंटेंसिटी के बराबर आ जा रही, कहाँ आएगी? तो जैसे ऊपर जाओगे क्या इंटेंसिटी घटेगी? इंटेंसिटी घटेगी ना? तो क्या लिखोगे? 4I0 बराबर कितना? I0 बराबर कितना? 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। इससे ये कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 5/2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/4। तो यहां से 5 बराबर कितना आ जाएगा? 5/2 बराबर कितना आ जाएगा? 1/2। अरे π/2 आ जाएगा। डायरेक्टली लिख लें भाई, कॉस 5 π/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां से देखो, इसको हम अगर सॉल्व कर रहे हैं, कॉस 5/2 का वैल्यू क्या 1/2 हो जाएगा? तो 5/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? π/3। हाँ, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 2π/3। तो इस पे डेल्टा एक्स कितना होगा? हाँ भाई, ये हमारे पास डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2π/λ इंटू
टू पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स बराबर कितना, लेमडा बाई टू पाई इंटू, उल्टा हो जाएगा ना, डेल्टा एक्स बराबर लेमडा बाई टू पाई इंटू टू पाई बाई थ्री, इससे ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा लेमडा बाई थ्री। तो y बराबर कितना होता है, डेल्टा एक्स इंटू डी बाई डी, यही तो होता है। तो कितना हो जाएगा लेमडा डी बाई थ्री डी। ठीक है, अपने पास तीसरा नंबर का आंसर है। और बताओ। और कोई क्वेश्चन? हाँ, 72, 73। In Young's double slit experiment, the distance between two slits is 0.6 millimeter, and these are illuminated with a light of wavelength 4800 angstrom. The angular width of first dark fringe on the screen distant 120 centimeter from the slit will be। इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, डार्क फ्रिंज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना, तुमसे विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज पूछ रहा है, फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ में लैम्डा डी बाई डी ही रहता है, फ्रिंज विड्थ तो वही रहेगा ना, उसमें पोजीशन थोड़ी पूछा है। तुमसे फ्रिंज विड्थ पूछा है, जब पोजीशन पूछता तो वो बोलता कि मैक्सिमा या मिनिमा की पोजीशन, तब हम ना चुनते कि डेल्टा एक्स की जगह एन लैम्डा लिखें या टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू लिखें। ठीक है ना, बस केवल एन लैम्डा डी बाई डी हो जाएगा केवल। एंगुलर विड्थ पूछा है, बस केवल लैम्डा बाई डी हो जाएगा यार। एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द स्क्रीन डिस्टेंट 120 सेंटीमीटर, एंगुलर विड्थ पूछा है तो बस केवल लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई स्मॉल डी। और बताओ। बढ़िया यार, सवाल बनाओ यार, सवाल बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, तभी पढ़ने पढ़ाने का मजा है, बिना सवाल बनाए नहीं है। हाँ बताओ। क्वेश्चन नंबर 59। द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस is 0.1 millimeter in Young's double slit interference experiment. The distance of the screen from the source can be mentioned as 20 centimeter. Wavelength of light used itna, then what is the angular position of first dark fringe? Angular position theta equals to y by d, बस सिंपल, थीटा इक्वल्स टू वाई बाई डी। एंगुलर पोजीशन जो होता है ना बच्चा, वो बस केवल, जैसे ये तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा है ना, जिस भी की पोजीशन निकाल रहे हो यही थीटा है। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एंगुलर पोजीशन बराबर वाई बाई कैपिटल डी। और वाई किसके बराबर होता है, वाई किसके बराबर होता है, इसी थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, इसी थीटा को क्या डेल्टा एक्स बाई डी भी लिख सकते हो। अब जिसकी वैल्यू पूछ रहा है वो यहां डाल दो डेल्टा एक्स, क्या होगा उसके लिए पार्ट डिफरेंस। यहां से भी निकाल सकते हो, यहां से भी निकाल सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। और बताओ। और बताओ, पोलराइजेशन खत्म कर लें फिर। आसान ही है, दो ही टॉपिक है, छोटे छोटे पढ़ने हैं इसमें। हाँ बच्चा क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 76 बताए तो अभी शायद यार, 76 में क्या है, अच्छा नहीं। The wavelength of light used in Young's double slit experiment is lambda. The intensity at point on the screen is I, where the path reference is lambda by 6. If I naught denotes the maximum intensity, then ratio of I by I naught। इसमें क्या दिक्कत है यार, गरीब आदमी हो यार, ऐसे मत करो यार। यहाँ जैसे 4 I naught लिखते हो ना, 4 I naught की जगह I naught लिख देना है बस। ठीक है ना, I naught cos स्क्वायर 5/2, फाइव का वैल्यू क्या लिखोगे, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स तुमको दे रखा है लेमडा बाई 6। थोड़ा ध्यान से लगाओ, ये सब सवाल तो आसान है यार, इन सब सवालों में नहीं फंसना है।
चलो भाई देखो, पोलराइजेशन में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहले तो देखो होता क्या है, पोलराइज लाइट में बात करी जाए तो, लाइट की बात करी जाए, पोलराइजेशन की बात करी जाए तो पोलराइजेशन एक तरीके से लाइट का वेव फिनोमेना है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब कोई भी रेडिएशन ट्रेवल करता है तो उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस होते हैं, जैसे तुमने पता नहीं ये बात सुनी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सुना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और प्रोपोगेशन उसके भी परपेंडिकुलर होता है, सुना है ना। अच्छा, होता क्या है कि वाइब्रेशन, जो पार्टिकल जो एनर्जी को लेके जा रहा है, जिसको हम जनरली फोटोन पार्टिकल बोलते हैं, एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा होता है, उसके वाइब्रेशन की बात करी जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन की बात करी जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो वाइब्रेशन होता है वो माना जाता है कि यूनिफॉर्मली है हर डायरेक्शन में, बस प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है। लाइक ये शीट है, इस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन वेक्टर्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का अलाइनमेंट है, उनके वाइब्रेशंस का अलाइनमेंट है इस प्लेन में। और प्रोपोगेशन कैसे हो रहा है, वेव कैसे जा रही है, आगे जा रही है। तो होता क्या है, क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर होते हैं जिनमें उनके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो ऐसे एक लेयर में अलाइंड होते हैं, फिर गैप होता है और फिर क्रिस्टल्स अलाइंड होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जब इनके बीच से लाइट पास करती है तो वो जो लाइट आ रही है जिसके पास हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन है, उसके वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो जो नेट वाइब्रेशन होता है उसको दो डायरेक्शन में प्रेजेंट किया जाता है, एक एक्स में प्रेजेंट किया जाता है और एक वाई में। क्लियर है ना। तो जो वाइब्रेशन इसके अलोंग आएगा वो इसको अपने अंदर से पास हो जाने देती है और सारे वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। इसी फिनोमेना को पोलराइजेशन बोला जाता है। पोलराइजेशन बेसिकली है रिस्ट्रिक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं किसके, लाइट के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के, उस वेक्टर्स को रिस्ट्रिक्ट कर देना और उन सबको, उन्हीं वेक्टर्स को अलाउ करना जो इस पोलराइजर के प्लेन में आ रहे हैं। पोलराइजर क्या है, पोलराइजेशन कुछ है नहीं, ये ऐसे क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट है जो एक एक लाइन में एग्जिस्ट करते हैं और इनके बीच में गैप रहता है, तो एक ही वाइब्रेशन इनके यहां से आगे जा पाता है। क्लियर है ना। तो होता क्या है कि अगर कोई अनपोलराइज्ड लाइट है तो उसके वाइब्रेशन सभी डायरेक्शन में होता है, ऐसे हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन होगा। लेकिन जब ये इस पोलराइजर से पास करेगा, जब इस तरफ पहुंचेगा तो इसके वाइब्रेशंस रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बस केवल एक डायरेक्शन में। कहा जाता है कि अगर यहां पर इंटेंसिटी आई है तो यहां पर डायरेक्टली इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, I0/2 हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम अनपोलराइज्ड लाइट की बात करें, एन ऑर्डिनरी बीम ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेव्स एमिटेड बाय द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द लाइट सोर्स। ईच एटम प्रोड्यूसेस अ वेव विद इट्स एन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब वो हर एटम से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स निकल रहे हैं उन सबका अलाइनमेंट अलग अलग है, बट वो एक ही प्लेन में है, वो इसी प्लेन में है और प्रोपोगेशन इसके परपेंडिकुलर है, किसी और प्लेन में नहीं जा सकते। बात समझ रहे हो, क्यों, किसी और प्लेन में जाएंगे तो ये जो फिनोमेना आप पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है, वो जस्टिफाई नहीं होगा। क्लियर है। तो कहा जाता है हाउएवर बिकॉज ऑफ ऑल डायरेक्शंस आर इक्वली प्रोबेबल the resultant electromagnetic wave is superposition of wave produced by an individual atomic source. This wave is called unpolarized light. जैसे आपको सन से जो रेडिएशन मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि वो सन के एक पार्टिकल से निकला हुआ रेडिएशन है, वो तो n नंबर ऑफ पार्टिकल से निकला हुआ रेडिएशन है। जब वो निकलते हैं रेडिएशन तो वो सुपर इम्पोजिशन की वजह से निकलते हैं बाहर, जो एक इंटेंस रेडिएशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो जब सुपर पोजिशन होता है तो उनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का वाइब्रेशन होता है वो प्लेन के परपेंडिकुलर लगभग हर पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। बट हम करते क्या है, जैसे अगर मान लीजिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो पूरे प्लेन में है, तो उसको कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, उसको दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं जो उस प्लेन को बना रहा है, एक एक्स और एक वाई। तो अगर मान लीजिए आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर लगाया है इस प्लेन के अलावा, तो क्या ये वाला कंपोनेंट, ये वाला वाइब्रेशन पास कर जाएगा और ये वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। इसी वजह से कहा जाता है कि अगर इनको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ दें, एक इसके अलोंग, स्लिट के अलोंग, और एक स्लिट के परपेंडिकुलर, तो जितना इंटेंसिटी स्लिट के परपेंडिकुलर आएगा, जो स्लिट के परपेंडिकुलर आएगा वो इसके यहां से, मतलब स्लिट के परपेंडिकुलर कह रहा हूं, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, लाइक दिस,
एक वाइब्रेशन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का वाइब्रेशन ये है और एक वाइब्रेशन ये है। क्लियर है ना? नेट वाइब्रेशन जब हमने तोड़ा तो हमने कहा कि यहां पर इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू हो गई और ये वाली इंटेंसिटी भी कितनी हो गई, आई नॉट बाई टू हो गई। क्लियर है ना? तो जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी पास कर रही है वो कौन सी पास कर रही है, बस केवल आधी वाली इंटेंसिटी पास कर रही है। इसी वजह से बोला जाता है कि जब एक अनपोलराइज्ड लाइट किसी पोलराइजर से, किसी पहले पोलराइजर से पास करती है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाती है, आई नॉट बाई टू। कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है उसके लिए कि प्लेन का रोटेशन कैसा होना चाहिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे पोलराइजर रोटेट करेगा उसके हिसाब से, उसी के हिसाब से इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू पार कर जाएगी। तो हमने कहा कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, एक में तो मान लो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास एन डायरेक्शंस में वाइब्रेशन है, एक साइंटिस्ट था उसका नाम था मैलेस, उसी ने ये दिया था कि हाँ मैलेस, मैलेस लॉ बोलते हैं इसको। ये देखो ये ऐसे क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट होता है इस स्लिट में, ठीक है? ये स्लिट कैसे भी रखी हो, ये जरूरी नहीं कि ये इसी प्लेन में रखी हो, ये किसी भी प्लेन में रखी हो, इसको बोलते हैं पोलराइजर। क्या बोलते हैं भाई साहब? पोलराइजर। कहीं SER लिखा होता है, कहीं ZER लिखा होता है। ये पोलराइजर क्या करता है, इधर बस उन्हीं वाइब्रेशंस को पास करता है जो उसके अलोंग लाई करते हैं। जैसे मान लो अभी ये कौन सी एक्सिस में लाई कर रहा है, वाई एक्सिस में। प्लेन इसका, इसका प्लेन कौन से एक्सिस में, वाई एक्सिस में। तो ये वाई एक्सिस वाली इंटेंसिटी को पास हो जाने देगा। यहां पर अगर इंटेंसिटी आई है तो पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई टू। क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई टू। अब सवाल पैदा होता है कि अगर हम यहां पर एक एनालाइजर लगा दें, मतलब सेम एनालाइजर, कुछ अलग चीज नहीं है, ये वही पोलराइजेशन, पोलराइजर का सेटअप है, मतलब अब दो सेटअप लगा दिए। तो इस वाले में कहानी क्या हो रही थी कि पोलराइजर ऐसे रखा है तब भी आई नॉट बाई टू मिल रहा है, घुमा दिया तब भी आई नॉट बाई टू मिल रहा है, किसी भी एंगल पर रख देना क्या मिल रहा है, आई नॉट बाई टू। तो हमने कहा कि अगर हमने वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट किया है तो हमारे पास एक ही प्लेन का वाइब्रेशन है। क्लियर है ना? तो अगर इसका प्लेन और इसका प्लेन एक ही डायरेक्शन में लाई कर रहा है तो यहां पर ये लाइट सीधी पास कर जानी चाहिए और कितनी इंटेंसिटी मिलनी चाहिए, आई नॉट बाई टू। और मिली भी, मिली भी। लेकिन अब क्या किया उसने, इसके बाद इसको जब गोल घुमाना स्टार्ट किया तो बताओ क्या होगा, क्या इंटेंसिटी घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ तो सकती नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वाइब्रेशंस को, अब ये क्या करेगा, ये पोलराइजर इसके वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट करेगा, करेगा ना। इसके पास बस एक ही प्लेन में वाइब्रेशन बचा हुआ है। तो जैसे जैसे ये गोल घूमता जाएगा इसके जो वाइब्रेशन है वो यहाँ मिलेंगे लेकिन उनका नंबर कम होता जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि ये पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर, और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्लैरिटी है? तो अगर मान लीजिए अभी हम यहाँ पे रख रहे हैं तो एंगल कितना घुमा है, ये 0 डिग्री, कोई रोटेशन नहीं है, ये इसके पैरेलल है, कोई रोटेशन नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप गोल घुमाते जाएंगे इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा क्या 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। फिर उसके बाद गोल घुमाओगे तो क्या फिर इंटेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ते 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 मैक्सिमम, फिर गोल घुमाओगे, चलेगी ना? तो अगर हम देख रहे हैं तो 0 से 90 डिग्री पर इंटेंसिटी, इंटेंसिटी घट रही है। फिर 90 से 180 डिग्री पर इंटेंसिटी बढ़ रही है। फिर 180 से 270 डिग्री पर, 180 से 270 डिग्री पर इंटेंसिटी घट रही है। फिर 270 से 360 डिग्री पर इंटेंसिटी बढ़ रही है। अरे बढ़ रही है। तो मैलिस ने कहा कि ये इंटेंसिटी जो घट रही है या बढ़ रही है वो कैसे घट रही है, बढ़ रही है, कि यहां जो आपको इंटेंसिटी मिल रही है आई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइज्ड लाइट के इंटेंसिटी के। किसके? पोलराइज्ड लाइट की इंटेंसिटी के। तो जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट। तो पोलराइज की कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई टू। ध्यान देना ये बात, इसी सवाल पूछेगा। तो यहाँ इंटेंसिटी कितना हो गया, आई नॉट बाई टू। और दूसरी बात ये है कि क्या इंटेंसिटी मिलेगी वो इस बात पे डिपेंड करेगा, कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, कॉस स्क्वायर फाइव कि कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस स्क्वायर फाइव। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अपने को मिल जाता है आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर फाइव। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है तो इसको हम लिख लेते हैं आई नॉट
कॉस स्क्वायर आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर फाई, ये होता है मेलिस लॉ। क्या होता है? मेलिस लॉ। ठीक, इसी मेलिस लॉ पर बेस्ड एक और पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट था जिसको बोलते हैं हम ब्रूस्टर्स लॉ। नाम सुने हो? कभी सुनो नाम ब्रूस्टर्स लॉ का? नहीं सुने? सुने हैं तो बहुत अच्छी बात है। ब्रूस्टर ने क्या कहा था कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक स्लैब है, ये कोई मीडियम है, ये एक मीडियम है, इसके ऊपर अगर लाइट पड़ रही है, यहां पर लाइट अगर पड़ रही है, तो आपने क्या करना है? नॉर्मल ड्रॉ करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा? आई। वैसे ये प्लेन वेव फ्रंट होता है। क्या होता है? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक, अब यहां से ये लाइट मुड़ के इधर जाती है, ये भी एंगल कितना होता है? आई। आई रहता है। ये लाइट, कुछ लाइट क्या होगी? रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ये जो लाइट पलटी मारती है ना, ये अपना फेज 180 डिग्री चेंज कर लेती है। जैसे ये जो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा कुछ ना कुछ। तो जो वेव कैरेक्टरिस्टिक होता है, याद करो एक ऐसा था कि स्ट्रिंग जो होता था वो एक एंड पे फिक्स होता था और एक एंड पे फ्री होता था। तो जो फिक्स एंड वाला होता था उसमें अगर वेव जाती थी तो वो फिक्स एंड चल नहीं पाता था, क्या 180 डिग्री से लौटा देता था। तो किसी भी लाइट के लिए अगर इंटरफेस डेंसर मीडियम की वॉल है, मतलब जिसके बाद डेंसर मीडियम शुरू हो रहा है, तो डेंसर मीडियम की वॉल जो है वो बिहेव करती है एज अ फिक्स्ड एंड, एज अ फिक्स्ड एंड। तो कोई भी वेव आएगी तो क्या उसको 180 डिग्री के फेज से लौटा देगी। हाँ, तो ब्रिस्टर ने एक बात नोटिस करी, उसने देखा कि यहां पर जो लाइट्स आ रही हैं इनके वाइब्रेशंस हर डायरेक्शन में है, लेकिन हम वाइब्रेशन को प्रेजेंट कैसे करते हैं? दो ही डायरेक्शन में प्रेजेंट करते हैं वाइब्रेशंस को। समझ रहे हैं ना? उनकी इंटेंसिटी को दो डायरेक्शन में प्रेजेंट किया जाता है। ये टोटल इंटेंसिटी आई नॉट है, तो एक्स में रख दिया आई नॉट बाई टू और वाई में रख दिया आई नॉट बाई टू, तो प्रोपोगेशन जेड में हो रहा होगा। प्रोपोगेशन कहाँ हो रहा होगा? जेड में। तो उसने देखा ये भाई साहब कि यहां से जब ऐसी सिचुएशन बन रही है, एक सिचुएशन जब ये एंगल 90 डिग्री हो जा रहा है, ये कौन सी वेव है? ये रिफ्लेक्टेड वेव है। और ये कौन सी वेव है? रिफ्रैक्टेड वेव है। जब रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट में और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट में 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है, तो ये वाली जो लाइट है ना, जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये पोलराइज हो जा रही है। क्या हो रहा है भाई साहब? पोलराइज हो जा रही है। किसके किसके बीच का एंगल 90 हो जा रहा है? रिफ्लेक्टेड रे और किसका? रिफ्रैक्टेड वे। क्लियर है ना? तो ये लाइट हमको पोलराइज मिल जा रही है। तो कहा गया कि भैया ये आई किसके बराबर होगा? कहा गया कि ये आई किसके बराबर होगा? तो हम क्या बोले? ये आई है, ये भी क्या है? आई है। ये कितना है? 90 है। ये कितना होगा? बोलो 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 बोलो। ये पूरा एंगल कितना है? 180। 180। ये कितना है? आई ना। तो क्या 180 माइनस आई लिख सकता हूं? 180 माइनस आई। क्या स्नेल्स लॉ लगा सकते हो? अरे इस रे और इस रे के बीच में स्नेल्स लॉ लगा सकते हो। क्या लगाओगे? बोलो 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 बोलो। साइन आई बराबर कितना? म्यू इंटू साइन, साइन 180 माइनस आई। 90 माइनस आई होगा ना यार, ये 90 डिग्री दिया तो है। हाँ, ये वाला एंगल, अरे भाई ये 90 माइनस आई होगा ना। ये कितना है? 90। ये कितना है? आर। और ये कितना है? आई। 90 प्लस आर प्लस आई बराबर 180 होगा ना, तो एक 90 तो घटेगा ही ना। तो कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस आई। तो क्या ये कॉस आई हो जाएगा? अरे कॉस आई हो जाएगा। तो क्या लिखोगे? साइन आई अपॉन कॉस आई इक्वल्स टू म्यू। तो टेन आई बराबर कितना? टेन आई बराबर कितना? म्यू। इसी एंगल को बोलते हैं, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। आईबी लिखा जाता है या आईपी लिखा जाता है। आईपी मतलब ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जा रही है? पोलराइज हो जा रही है। क्लियर है ना? ये सिचुएशन है। बस बस इसी से सवाल पूछा जाएगा, और कुछ है नहीं यार। यही दो पोर्शंस हैं जो तुमको पढ़ने हैं। जैसे ये क्या कह रहा? लाइट वेव कैन बी पोलराइज एज दे आर ट्रांसवर्स ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, लॉन्गिट्यूडनल और रिफ्लेक्टेड। बोलो बोलो बोलो। लाइट वेव कैन बी पोलराइज्ड एज दे आर, कैसी हैं? ट्रांसवर्स। कैसी हैं? ट्रांसवर्स को ही पोलराइज कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल को पोलराइज नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भैया वहां जो वाइब्रेशन है वो जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे हैं उसी के डायरेक्शन में ही तो चल रहा है। तो रोकोगे क्या? अगर वेव चाहिए तो वाइब्रेशन तो आएगा ही आएगा।
क्या चीज? नहीं, कौन बोला लॉन्गिट्यूडनल वेव मांगा था? हाँ, मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल, वो नॉन मैकेनिकल वेव नहीं माना था, मैकेनिकल। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसा? अरे क्या बात करते हो यार, लॉन्गिट्यूडनल वेव मानेगा तो कैसे वेव फ्रंट डिफाइन कर पाएगा? उसने क्या कहा कि जो वेव, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पोलराइजेशन डिफाइन किया है भाई हाइजन ने, ये आधा अधूरा ज्ञान है, समझ रहे हैं ना? अभी आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जिनमें ऑप्शन होगा डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, और एक तुमको मिल जाएगा ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। तो उसमें पोलराइजेशन नहीं टिक किया हुआ, उसमें ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा टिक किया हुआ है, समझ रहे हो ना? तो पोलराइजेशन बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, पता नहीं क्यों है कॉन्ट्राडिक्शन, बट पोलराइजेशन वेव कैरेक्टरिस्टिक है। पोलराइजेशन में बस उसने एक लिमिट लगा दी, यहां पर एक लिमिट लग गया कि पोलराइजेशन बस उसी का हो सकता है जो वेव कैसी हो, ट्रांसवर्स। हाइजन की थ्योरी चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, सबके लिए वैलिड थी। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो हाइजन ने दिया था, वो हर वेव के लिए वैलिड थी, चाहे ट्रांसवर्स हो चाहे चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो। हाँ, बस ये बात थी कि वो ये नहीं मानता था कि देर इज समथिंग लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो ये समझता था सारी वेव्स कैसी हैं, मैकेनिकल है, सबको चलने के लिए मीडियम की जरूरत है, और उसी वजह से उसने इस मीडियम का नाम ईथर रखा था, समझे ना? जो प्रोपो वेव फ्रंट्स के फॉर्म में एनर्जी ट्रेवल कर रही थी ना, तो वेव फ्रंट जो था वो तो डिस्टरबेंस के परपेंडिकुलर ही था, बात समझ रहे हो ना? तो ऐसा नहीं था कि ट्रांसवर्स नहीं है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। यहां देखो, ये सिचुएशन क्या है, अ लीनियर अपर्चर whose width is 0.02 centimeter is placed in front of lens of focal length 60 सेंटीमीटर, द अपर्चर इज illuminated by a parallel beam of wavelength। ये किसका सवाल यहाँ आ गया? कल वाला है ये तो। ये बताओ तो, ये बताओ, यही यही फेमस सवाल है, यही पूछा जाता है, पोलराइजेशन वाला सवाल। कह रहा है टू पोलराइड्स P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अनपोलराइज्ड लाइट किस इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट, इज इंसिडेंट ऑन P1। तो P1 पे गिरने के बाद इंटेंसिटी कितनी हो गई? ये अपने पास देखो ऐसे बना लो, पोलराइजेशन के जब भी सवाल आए तो उनको ऐसे प्लेन खींच के बना लिया करो। ये हो गया तुम्हारे पास पोलराइजर 1, यहां पर जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट, यहां कितनी हो गई? पोलराइजर 1 से पास करने के बाद हमेशा इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आधे, आधी हो जाएगी। कह रहा उसके बाद थर्ड पोलराइड P3 इज केप्ट इन बिटवीन P1 एंड P2। एक पोलराइजर P1 है और एक पोलराइजर P2 है, P1 एंड P2 आर प्लेस्ड विद देयर एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब P1 ऐसे रखा हुआ है तो P2 जो तुम्हारा है ना वो ऐसे रखा हुआ है, बात समझ पा रहे हो? 90 डिग्री का एंगल है, क्लियर है? सोचो यहां पे कोई लाइट मिलेगी, यहां पर कोई लाइट मिलेगी नहीं, अभी ये सारे के सारे वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा है, कोई लाइट नहीं मिलेगी। फिर ऐसा हुआ कि हमने बीच में एक पोलराइजर डाल दिया P1 P2 और इसके बीच में P3 डाल दिया, क्या? A third polarized P3 is kept in between P1 and P2 such that the axis make an angle of 45 degree with P1। ये हमारे पास P3 हो गया और ये P1 से कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री ना। तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, यहाँ पे वाइब्रेशन कितना मिलेगा, इंटेंसिटी बताओ पहले। आई बराबर क्या लिखोगे, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर फाइव ना, तो कॉस स्क्वायर फाइव, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस स्क्वायर 45 ना, तो क्या हो जाएगा ये आई नॉट बाई 4। अब बताओ यहाँ पे इंटेंसिटी 0 मिलेगी, अब कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि इसके प्लेन से जो इंटेंसिटी मिली है और इसके प्लेन में 45 डिग्री का एंगल है कि नहीं है? यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट बाई 4। तो जब यहां पर देखोगे आई फाइनल, तो आई फाइनल जो होगा वो क्या हो जाएगा, आई नॉट बाई 4, इसके वाइब्रेशन में और इसके वाइब्रेशन में कितने डिग्री का एंगल है, 45 डिग्री का ना, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 45, तो 1/2 मतलब आई नॉट बाई 8, आई फाइनल, दैट इज आई नॉट बाई 8। यही पॉपुलर क्वेश्चन है, मतलब सबसे टफ सवाल यही बनता है, और तो बहुत सस्ते सस्ते क्वेश्चन हैं। हाँ बच्चा, क्या चीज, रुको, मान लो, चलो एक सवाल बनाओ, मान लो हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास एक पोलराइजर है, यहां पर एक बीम है, लाइट बीम है जो अनपोलराइज्ड है, तो इसकी इंटेंसिटी हो गई कितनी, आई नॉट। जब वो पोलराइजर 1 से पास करेगी तो यहां पर इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी,
आई नॉट बाई टू। सुनना ध्यान से, यहां जो तुमको वाइब्रेशन मिलेगा इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट बाई टू, आई नॉट बाई टू। अब मान लो हम कह रहे हैं कि हमने एक पोलराइजर ऐसे रख दिया जो वन वाले से 30 डिग्री पे, वन वाले से कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे। तो बताओ यहाँ पे लाइट कितनी मिलेगी, कितनी मिलेगी भाई, आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर, कितना, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री ना, तो कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो ये कितना हो जाएगा 3I0/4। अरे हो गया ना, 3I0 हाँ बाई 8 हो जाएगा ना, 2×2=4, 4×2=8, यस। अब मान लो हम तुमसे कहे कि हमने यहां पर एक पोलराइजर ऐसे लगा दिया, क्लियर है, तो आउटपुट जो मिलेगा उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बोलो। ये कितना एंगल बना रहा होगा इससे, 30 की 60, अरे 30 ये है ना, तो ये प्लेन से कितना एंगल बन रहा होगा, सोचो ये ऐसे है और ये ऐसे मुड़ा हुआ है, इट इज लाइक दिस कि ये पोलराइजर है, ये ऐसे रखा हुआ है, तो अगर यहां से 30 बन रहा है तो आगे वाले से कितना बनाएगा 60, कितना बनाएगा 60, खत्म बात। तो यहां पर जो तुमको इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3I0/8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 3I0/32। अरे क्लियर है, यही चल रहा है। तो उसने क्या बोला कि जो पोलराइजर 1 है और जो पोलराइजर 2 है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, अरे है ना, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो भाई कोई लाइट यहां से यहां पास करेगी नहीं, बीच में एक पोलराइजर लगा दिया जो कितने एंगल पर है 30 डिग्री पे, किससे, इससे, तो यहां इंटेंसिटी कितनी हो गई 3I0/2। लेकिन अब वाइब्रेशंस वो पास किए हैं ना जो इसके अलोंग है, तभी तो हमारे पास इंटेंसिटी कितनी मिल गई 3I0/8। अरे क्लियर है, थोड़ा सा हिस्सा इसका आगे पहुंचेगा, फिर यहां जो हिस्सा बचा है वो इससे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो थोड़ा हिस्सा और कम हो जाएगा 3I0/8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यही चलता है। अब जैसे अपने मॉड्यूल का, अच्छा एक और बात है कि मेलिस ने बताया था कि परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन, आज तक वैसे कभी सवाल पूछा नहीं है, बट परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन एक कहानी आप लोगों ने कैलकुलेट की थी कल वाले क्लास में, आई मैक्स माइनस आई मिन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिन निकाले थे ना, इसी को बोलते हैं परसेंटेज ऑफ पोलराइजेशन, अगर 100% से मल्टीप्लाई करते हैं तो। ठीक है, 100% पोलराइजेशन कब होगा, जब मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0, क्लियर है ना, मतलब 90 डिग्री कर दो। जैसे अपने मॉड्यूल का एक सवाल है, कह रहा है a ray of light is incident on the surface of a glass plate at an angle of incidence equals to Brewster's angle phi. If mu represents the refractive index of glass with respect to air, then the angle between reflected ray and refracted ray is 90 डिग्री। अभी तो पढ़ गया है, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है इन केस ऑफ लीनियरली पोलराइज्ड लाइट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर does not change with time, varies periodically with time, increase and decrease linearly with time in parallel to the direction of propagation। बोलो भाई, क्या अब तो लाइट पोलराइज हो गई ना, अब जब तक दूसरा कोई एनालाइजर नहीं आएगा तब तक उसके वाइब्रेशन में कोई चेंज होने वाला नहीं है, तो डू नॉट चेंज विथ टाइम। अच्छा अगर मान लो ऐसा सवाल दिया रहे, a ray of light strikes a glass plate at an angle of 60 degree, if the reflected and refracted rays are perpendicular to each other, the index of refraction of glass, तो एक 60 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा, याद है 60 म्यू √3, 60 30 और बीच में म्यू, तो 60 है √3 है तो दूसरी तरफ कितना मिलेगा 30। When an unpolarized light of intensity I0 is incident on a polarizing sheet, the intensity of the light which does not get transmitted is 0, 1/2 I0, I0 या 1/4 I0। जो ट्रांसमिट नहीं हुआ, ट्रांसमिट कितना हुआ I0/2, तो जो ट्रांसमिट नहीं हुआ वो कितना है I0/2। ठीक है, देखो कह रहा है टू निकोल्स, निकोल्स प्रिज्म एक एक्सपेरिमेंट था
जिसमें क्या होता है कि जो पोलराइजर की तरह काम करता है. Two nickels are oriented with these principal plane making an angle of 60 degree. The percentage of incident unpolarized light which passes through the system is. पहले कितना था? अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट. आई नॉट है. देखो सवाल बढ़िया सवाल है. क्वेश्चन नंबर 131 है मॉड्यूल का. कह रहा है कि टू निकोल्स आर ओरिएंटेड विद दीज प्रिंसिपल प्लेन्स मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. अगर प्लेन वन ये रहा, प्लेन वन ये है, तो प्लेन टू जो है वो कितना एंगल बना रहा है? प्लेन वन से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है ना. यहाँ पे लाइट कितनी है? इंटेंसिटी कितनी है? आई नॉट. यहाँ कितना हो गया? आई नॉट बाई टू. यहाँ कितना हो जाएगा? आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर 60. कॉस 60 का वैल्यू 1/8, तो क्या हो जाएगा? आई नॉट बाई 8. तुमसे पूछा परसेंटेज चेंज इन इंटेंसिटी कितना होगा? 1/8 अप्रोक्सीमेटली 12.5%. क्या 12.5% ना. Two polarides are oriented with their planes perpendicular to the incident light and transmission axis makes an angle of 30 degree with each other. What fraction of incident unpolarized light is transmitted? क्या बता सकते हो? कह रहा two polarides are oriented with their planes perpendicular to incident light. ठीक है ना. And transmission axis makes an angle of 30 डिग्री विथ ईच अदर. क्या 30 डिग्री का एंगल बन रहा है दोनों प्लेन्स के बीच में? तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी आउटपुट पे? पहले अपनी पहली लाइट कौन सी थी? 3I0/4 हो जाएगा क्या? अरे 3I0/4 की 3I0/8? 3I0/4 की 8? I0/2 होगा, तो उधर 1/4 हो जाएगा ना, तो 4 2 8 होगा ना. एसर्शन कह रहा है रेडियो वेव्स कैन बी पोलराइज्ड. रेडियो वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. रेडियो वेव्स कैन बी पोलराइज्ड एंड रेडियो वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. बोलो, क्या रेडियो वेव ट्रांसवर्स है? और जो ट्रांसवर्स वेव है क्या उसको पोलराइज किया जा सकता है? सिंपल. A ray of light, question number 135. A ray of light falls on a transparent slab of mu equals to 1.732. If the reflected and reflected light mutually perpendicular, the angle of incidence is 60 degree. Reason, it follows Brewster's law tan theta p बराबर mu, where theta p is the polarizing angle. अरे क्लियर है? tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना. tan 60 का कितना होगा? √3/2. 1√3 हो जाता है. 1.73. सही है, बढ़िया. तो ये भी असर्शन रीजन ट्रू. क्वेश्चन नंबर 21 PYQ का है. कह रहा है एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट is incident on a pair of nickels making an angle 60 degree with each other. The intensity of light emerging from the pair is 60 degree है ना. 61/2 ना. क्या I0/8 हो जाएगा? अभी तो लगाए. PYQ वाले में क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि the Brewster angle for glass air interface is 54.74 degree. If a ray of light going from air to glass strikes at an angle of incidence 45 degree, then the angle of refraction is. क्या बता सकते हो? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बता सकते हो? द ब्रूस्टर एंगल फॉर ग्लास एयर इंटरफेस इज 54.74. इससे तुमको क्या मिल जाएगा? म्यू मिल जाएगा. म्यू मिल गया. और म्यू मिल गया तुम तब तो स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं ना यार. क्या लिखोगे? 1μ2 इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर. लग जाएगा 30 डिग्री. √2 है 45 है 30 आंसर. अरे 45 √2 30 ही तो होता है. हाँ? और देखो, और कोई सवाल है? क्वेश्चन नंबर 39 लगा चुके हैं. I0/8 यही. Two polarides P1 and P2 are placed with their axes perpendicular to each other. Unpolarized light I0 is incident on P1. A third polarized P3 is, हाँ अभी बनाया ना. I0/8 आया था ना. कितना? I0/16 आया था. I0/8. ठीक है. हाँ क्वेश्चन नंबर 41 देखो तो. नीट 2018 में पूछा है.
Unpolarized light is incident from air on a plane surface of material of refractive index mu. At particular angle of incidence I, it is found that the reflected and refracted rays are perpendicular to each other. Which of the following option is correct in this situation? क्या D सही है? D सही है? सोच लो. I बराबर tan इनवर्स 1 by mu की tan इनवर्स mu? रिफ्लेक्टिव tan गलत है भाई. D. B कह रहा reflected light is polarized with its electric field vector perpendicular to the plane of incidence. Reflected light is polarized with its electric field vector parallel to the plane of incidence. सोचो. तुम्हारे पास कह रहा बी और सी में से कोई होगा, ए तो होगा नहीं. रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज्ड विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. भाई प्लेन ऑफ ध्यान से देखो, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये तुम्हारा प्लेन ऑफ इंसिडेंस है. पोलराइज किसके अलोंग हुई है? डॉट के अलोंग ना. क्या वो प्लेन के परपेंडिकुलर है ना? है. अरे क्लियर है. अब सोचो, जो ध्यान नहीं देगा कि जो पोलराइज लाइट होती है वो कौन सी वाली होती है? जो प्लेन के परपेंडिकुलर वाली है. ठीक है ना. और वो इसी वजह से होता है क्योंकि ये जो बीम होती है ना, ये 180 डिग्री शिफ्ट कर जाती है अपना फेस. समझ आया? तो अगर ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएगा. तो बी आंसर सही होगा. बहुत अच्छा सवाल था, बहुत लोग गलत किए होंगे इसको. हाँ वही तो मैं कह रहा हूं बच्चा. ये कह रहा है रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विथ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. इंसिडेंस का प्लेन तो ये बोर्ड है ना, है ना. इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट पोलराइज हुआ है ना. समझ रहे हो ना, प्लेन वाला थोड़ी हुआ है. क्वेश्चन नंबर 37 का. तो अरे तो डी दिया हुआ है. अभी ये क्या है? गलत है भाई, ये सवाल इनकम्प्लीट है, टाइपिंग एरर है. क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है एसर्शन इनकमिंग लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ पार्शियली पोलराइज. रीजन एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स पोलराइजेस द लाइट. इनकमिंग लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ इज पार्शियली पोलराइज्ड. क्या पोलराइज हो जाती है? पोलराइज हो जाती है. हाँ पार्शियली पोलराइज होती है क्योंकि उसके रिस्ट्रिक्शंस को, उसके वाइब्रेशंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है एयर पार्टिकल्स के द्वारा. और रीजन क्या है? एटमॉस्फेयर पार्टिकल्स पोलराइजेस द लाइट. ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट. कह रहा 49 द ब्रूस्टर एंगल आई बी फॉर इंटरफेस शुड बी. आई बी कितना होना चाहिए? आई बी कितना होना चाहिए? आई बी 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. आई बी सोचो, आई बी क्या है? टेन इनवर्स म्यू है ना. म्यू क्या होगा? म्यू तो 1 से बड़ा होगा ना. और 45 की वैल्यू 1 होती है ना. तो 0 से 45 तो नहीं हो सकता, 45 से बड़ा ही होगा. तो 45 से 90 के बीच में. ए इज द राइट आंसर. नहीं आया, दिमाग नहीं लगा पाए भाई. यहां पर तुम क्या पढ़े हो? टेन आई बराबर म्यू पढ़े हो ना. तो म्यू तो 1 से ज्यादा होगा. और अगर तुम बात करो टेन 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है. तो इसके पहले जब तुम होगे तो क्या होगा? वैल्यू टेन थीटा ही 1 से छोटी होगी ना. तो क्या 1 से छोटा म्यू पॉसिबल है? नहीं. पॉसिबल है, नेगेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बनाए जाते हैं, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता. ऐसा नहीं है कि पॉसिबल ही नहीं है. बस दैट्स इट. ये था तुम्हारा पूरा पोर्शन. अब तुम चाहो तो अपना पूरा मॉड्यूल, मतलब मन से बैठो लगाने के लिए, तो पूरा मॉड्यूल बन जाएगा, सारे सवाल बन जाएंगे. जो थोड़े बहुत रहेंगे वो ऐसे ही अपन डिस्कस कर लिया करेंगे. ठीक है ना. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मंडे से फर्स्ट पार्ट, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. थोड़ा थोड़ा पढ़ के आइएगा, जितना आपको आता है उससे थोड़ी स्पीड अच्छी रहेगी. ठीक है ना. क्या बच्चा? किसमें? हाइजन वाला किसी काम का नहीं है यार. प्रूफ पढ़ना है, डेरिवेशन पढ़ना है. नीट में नहीं आएगा भाई, सीबीएसई मत पढ़ाओ. ठीक है. अगर वो 1% भी जरूरत का होता ना तो हम करा दिए होते. तो 12वीं क्लास में हो क्या? तब का है.
या सेमीकंडक्टर्स में एक ड्रिफ्ट करंट होती है और एक डिफ्यूजन करंट होती है, ठीक है ना। ड्रिफ्ट करंट क्या होती है, सोचो, जो कंडक्टर्स में करंट दौड़ती है उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। वो किसकी वजह से दौड़ती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। देखो होता क्या है कि जब हम सेमीकंडक्टर्स में डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करते समय हम ये बात ध्यान में रखते हैं कि नंबर ऑफ होल्स से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकंबाइन करके जो करंट दौड़ाते हैं उसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, current flows due to recombination of holes and electrons is known as diffusion current, ठीक है ना। और एक करंट होती है ड्रिफ्ट करंट, जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ड्रिफ्ट करने की वजह से जो करंट दौड़ रही है वो करंट क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट करंट। तो जो बेसिकली करंट कैरियर्स होते हैं वो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स क्यों, इलेक्ट्रॉन्स क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, एक तो ड्रिफ्ट भी कर रहे हैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ क्या कर रहे हैं, होल्स के साथ डिफ्यूज भी कर रहे हैं। अगर तुम कंडक्टर्स के बारे में सोचो तो कंडक्टर्स में क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे होते हैं, बस एक ही कैरियर होता है, ठीक है ना। तो उसमें जो करंट दौड़ती है वो केवल कोलिजन की वजह से दौड़ती है। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है कि बगल में खाली जगह लोअर एनर्जी लेवल है, ये इलेक्ट्रॉन उछल के कहां चला जा रहा है, लोअर एनर्जी लेवल में। तो जब यहां से उछल के यहां गया तो क्या उसने ये जगह खाली कर दी। तो रिलेटिवली हम ये कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया तो होल इसके ऑपोजिट गया, लेकिन होल चला नहीं, होल रिलेटिव मोशन में, ठीक है ना। बट वो भी करंट कैरी कराने के लिए जिम्मेदार है। अरे क्लैरिटी है ना, क्योंकि जब होल्स नहीं थे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट दौड़ रही थी उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी, लेकिन होल्स के आते ही जैसे ही पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ क्या करंट ऑल ऑफ सडन बढ़ गई। तो बढ़ी तो हमने कहा कि केवल इलेक्ट्रॉन्स ही इसमें करंट फ्लो नहीं करा रहे हैं, होल्स का भी रोल है। इसी वजह से कहा जाता है कि नंबर ऑफ कैरियर्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ होल्स के बराबर होता है, ठीक है ना। एनआई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एनआई स्क्वायर विल बी इक्वल टू एनई इंटू एनएच। वो भी 100% इक्विवेलेंट नहीं होता है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद सिचुएशन पैदा होती है कि रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का, I इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। पढ़े हो, पढ़े हो, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। हाँ, और तो अभी तो यहाँ तो डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। और एक और फॉर्मूला होता है करंट डेंसिटी, J बराबर क्या होता है I बाई ए, तो ये हो जाता है एन ई वी डी। और एक फॉर्मूला होता है मोबिलिटी, मोबिलिटी म्यू दैट इज इक्वल टू वी डी बाई ई। तो वी डी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, म्यू इंटू ई। तो जब हम इसको यहां रखते हैं तो J बराबर एन ई वी डी की जगह क्या हो जाता है, म्यू इंटू ई। और J बराबर अभी आप एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे आगे चल के, इसको बोलते हैं सिग्मा इंटू ई। और सिग्मा जो है वो कहलाता है क्या, क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। अरे क्लियर, सिग्मा क्या कहलाएगा, सिग्मा कहलाएगा कंडक्टिविटी। अब सिग्मा इक्वल्स टू क्या, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो यहां से देखो, अगर तुम यहां से देखोगे तो जब कंडक्टिविटी की बात करोगे किसका, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का, तो इंट्रिंसिक में क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों दोनों का नंबर बराबर है, क्लियर है ना। तो उनका जब कंडक्टिविटी लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा एनई वी डी और होल्स का कितना हो जाएगा एनई वी एच। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, मतलब जब यहां पे लिखोगे तो J बराबर क्या लिखोगे, J बराबर क्या लिखोगे, एनई इंटू वी डी मिला है ना हमको। तो अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर की बात करें, इंट्रिंसिक की बात कर रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ होल्स के बराबर हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो कंडक्टिविटी होगी वो कितनी हो जाएगी, एनई इंटू वी, और होल की कितनी हो जाएगी, एनई इंटू वी एच। कंडक्टिविटी की बात करेंगे 1/ρ, और कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, सिग्मा में म्यू किसके हैं, होल्स के भी है, मोबिलिटी होल्स की भी है और मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की भी है। तो जब सिग्मा की बात हम करते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स में, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाता है, बोलो भाई, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, यहां ई तो ठीक है, एन एच इंटू म्यू एच प्लस एन ई इंटू म्यू ई। होल्स का अलग, होल्स की कंडक्टिविटी अलग और इलेक्ट्रॉन्स की कंडक्टिविटी अलग, दोनों को जोड़ दो, यही है और कुछ नहीं है। जब पी टाइप की बात करते हो तो क्या होता है, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो कंडक्टिविटी होगी वो किसकी होगी,
मतलब जो करंट डेंसिटी होगी वो किसकी होगी, बस होल्स की। कंडक्टिविटी लिखोगे वो भी किसकी लिखोगे, होल्स की, ठीक है ना। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जा रहे हैं, तो जे बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू एन ई इंटू वी हो जाएगा। 1/ρ करोगे तो ई इंटू एन ई इंटू म्यू ई हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ होल्स का कंसेंट्रेशन उधर बहुत कम है। तो अब हमको कंडक्टिविटी को अगर एफिशिएंटली बढ़ाना है तो हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं और हमारी कंडक्टिविटी ड्रास्टिकली बढ़ जाती है। यहां क्यों नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि प्योर सेमीकंडक्टर्स में बराबर नहीं। अरे भाई जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो इधर तो नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है और इधर क्या ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब दोनों को जोड़ दिए तो नंबर तो बढ़ ही गया ना, और लगभग बराबर ही तो हो गया, हुआ ना। बट यहाँ क्वांटिटी कम है क्योंकि ये एनई और एनएच का नंबर ही बहुत कम है। प्योर सेमीकंडक्टर है ना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो कैसे हैं, थर्मली जेनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर हैं। इनके नंबर्स ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम है। अगर ज्यादा नंबर में निकल गए तो भैया बॉन्ड टूट जाएगा ना, कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाएगा, पिघल जाएंगे। अरे क्लियर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स हैं यहाँ पर इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, इस वजह से इसमें करंट कम दौड़ती है। यहां भी करंट कम दौड़ती है, यहां भी करंट कम दौड़ती है, लेकिन जैसे ही दोनों को जोड़ देंगे करंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। क्यों, क्या होगा भाई, इसकी करंट डेंसिटी और इसकी करंट डेंसिटी दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे ना, फिर दोनों की करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी पीएन जंक्शन में, ई कॉमन कर लेंगे, एनएच इंटू वी एच प्लस एनई इंटू। अब यहाँ पे सवाल कह रहा पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज एक्सेप्टर लेवल कितना, 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट above the valence band. What is the maximum wavelength of light required to create a hole? एक होल क्रिएट करने के लिए हमको कितने वेवलेंथ की जरूरत पड़ेगी, कितना एनर्जी लेवल कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है ना, इसका मतलब समझ रहे हैं। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एक्सेप्टर लेवल कहां पर, 57 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबव द मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एबव द वैलेंस बैंड। मतलब ये हमारे पास पी टाइप है, मतलब ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये इसका कौन सा बैंड है, वैलेंस बैंड है। ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड है। हमने क्या करना है, इसको यहां पहुंचाना। जब डोपिंग कर देते हैं तो थोड़ा सा बैंड ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी गैप कितना है, 57 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इसको किसके बराबर लिख दोगे, अरे भाई बोलो कितना एनर्जी होता है, तुमसे क्या पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट रिक्वायर्ड। अरे एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन भूल गए हो क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईपी कितना है, 57 इंटू, हाँ 57 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 12,400 अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, लैम्डा इन एंगस्ट्रॉन कितना मिल जाएगा, 12,400 डिवाइडेड बाई 57 इंटू 10⁻³ 57, 124 होता है क्या, 57 दूना 114 होता है, कितना हो जाए 2 पॉइंट जो भी आ जाए। अब यहां से लेमडा इन एंगस्ट्रॉन कैलकुलेट कर लो यार, 2 बार में चला जाएगा, दैट्स इट। अब ये देखो, यहां देखो क्या कह रहा, a silicon specimen is made into a p-type semiconductor by doping on an average 1 indium atom per 5 into 10⁷ silicon atoms. If the number density of atoms in the silicon specimen is 5 into 10⁻28 atoms per meter cube, find the number of acceptor atoms in the silicon per cubic centimeter. क्या करोगे भाई, अरे ये तो यूनिटरी मेथड है यार, पर मीटर क्यूब पर क्यूबिक सेंटीमीटर पूछा है, पहले पर मीटर क्यूब दे रखा है, क्या पहले इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लोगे, कितना 5 इंटू 10⁻28 एटम्स हैं सिलिकॉन के, पर मीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब करोगे तो क्या 10⁻, यहां सेंटीमीटर क्यूब करोगे 10⁻6 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा ना। तो कितना होगा, ये नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स है, कितना है भाई 5 इंटू 10⁻28 में से 6 जाएगा तो 24, 24 नहीं भाई कितना 22 ना, हाँ 22 6 28 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है। इफ नंबर डेंसिटी ऑफ एटम्स इन द सिलिकॉन स्पेसिमेन, और क्या कह रहा है, एक इंडियम एटम है कितने पर
5 इंटू 10⁻7 सिलिकॉन एटम्स पर। तो इसमें कितने नंबर ऑफ इंडियम एटम्स होंगे पर सेंटीमीटर क्यूब? नंबर ऑफ इंडियम 5 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई कितना, 5 इंटू 10⁻7, ठीक है ना, एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या होगा, 5 से 5 कट जाएगा, 22 में से 7 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, कितना होगा, 15 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या है ये इसमें, ये सवाल देखो, क्या रहा, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, कंसेंट्रेशन क्या ये दे रखा है, डोपिंग बाई इंडियम NH इंक्रीजेस टू, नंबर ऑफ होल्स, इंडियम कैसा है, पी टाइप है ना, अरे NH है भाई ये, इंडियम पी टाइप वो है, क्या बोलते हैं, इंडियम कौन सी 13 ग्रुप का एलिमेंट है ना, इंक्रीजेस टू 3 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट एनी इन द डोप्ड सिलिकॉन एटम। तो क्या लिखोगे, बोलो, एनी इंटू NH बराबर क्या, Ni स्क्वायर, Ni कितना होगा, Ni कितना होगा, प्योर सिलिकॉन Ni दिया हुआ है कितना, डोपिंग बाय इंडियम नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस टू कितना, 3 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब, कैलकुलेट एनी इन द डोप्ड SI। नहीं नहीं नहीं, रुको तो, यहां क्या कह रहा, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, कंसेंट्रेशन ऑफ 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर क्यूब। ये क्या है, Ni है और NH है, किसमें, दोनों बराबर है ना, तो तुमने क्या किया है, डोपिंग बाई इंडियम, डोपिंग बाई इंडियम क्या बढ़ेगा, नंबर ऑफ होल्स, ये NH है कि टोटल नंबर है, इंक्रीजेस टू कितना, NH बढ़ गया कितना, 3 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब हो गया, 10⁻22 पर मीटर क्यूब हो गया। डोपिंग बाय इंडियम Ni इंक्रीजेस होगा ना यार, ये भाई ये Ni नंबर ऑफ होल्स का, नंबर ऑफ कैरियर्स का इंक्रीमेंट होगा ना, नंबर ऑफ टोटल कैरियर्स होंगे, ये टाइपिंग एरर है। तो Ni हमारा कितना हो गया, 3 इंटू 10⁻22 पर मीटर, डोपिंग बाय इंडियम, इंडियम की डोपिंग किए हैं तो क्या बढ़ा है, हाँ क्यों, अरे Ni क्या है, Ni क्या है, चार्ज कैरियर ना, तो चार्ज कैरियर का नंबर बढ़ गया ना, हाँ, जब प्योर है तब, इन अ प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन Ne इक्वल्स टू NH इक्वल्स टू, Ne बराबर NH बराबर कितना दे रखा है, 10⁻16 कितना, 1.5, 1.5 इंटू 10⁻16 मीटर क्यूब, डोपिंग बाय इंडियम NH इंक्रीजेस टू, नंबर ऑफ होल्स इंक्रीजेस टू कितना हो गया, 3 इंटू 10⁻22 मीटर क्यूब, कैलकुलेट एनी द डोप्ड सिलिकॉन। तो क्या लिखोगे, Ni इंटू NH बराबर क्या, Ni स्क्वायर, तो Ni क्या लिखे, हाँ 1.5 का लिखोगे कि Ni, हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक, 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर, Ni हमको पता नहीं, NH कितना पता है, 1.5 इंटू 10⁻16, तो 1.5 इंटू 10⁻16 इंटू, हाँ यहाँ 3 हो जाएगा ना, हाँ क्योंकि 1.5 नंबर ऑफ होल्स है और इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यस, कहां पर, इधर वाले पर, क्यों, अच्छा, लेकिन यहां पर भी तो सोचो ना, 3 तो यहां भी होना चाहिए ना, नंबर ऑफ कैरियर्स कितना दे रखा है, नहीं नहीं ठीक है, ठीक सही है, यहाँ क्या, 1.5 इंटू 10⁻16 का स्क्वायर, एनी अपने को निकालना, और NH कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁻22, एनी आ जाएगा ऐसे, 1.5 इंटू 1.5 इंटू 16×2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 इंटू 10⁻22, 3 से कट जाएगा 0.5,
तो Ne बराबर हो जाएगा 0.75 इंटू 10⁻32 में से 22 जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो Ne बराबर अपन चाहें 7.5 इंटू 10⁹ हाँ क्या चीज वही बोल रहे थे। ठीक भाई, ये बनाओ। व्हाट विल बी द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल 300 केल्विन टेम्परेचर if electron hole pair per centimeter cube is 1.072 into 10⁻10 at this temperature mu e and mu h तुमको दे रखा है। बनाओ। क्या पूछा है? कंडक्टिविटी पूछा है ना। कंडक्टिविटी क्या लिखोगे? म्यू ई और म्यू एस दे रखा है ना, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या लिखोगे? बोलो बोलो बोलो। अरे भाई सिग्मा इक्वल टू म्यू इंटू ई हो जाता है ना। कंडक्टिविटी क्या? सिग्मा बराबर कितना? सिग्मा बराबर म्यू को बाहर कर, इसको किसको बाहर कर ले भाई? चार्ज बाहर कर ले। अरे ई को बाहर कर ले, यहां क्या हो जाएगा? एन ई इंटू म्यू ई प्लस एन एच इंटू म्यू एच, यही तो होगा। सब दिया हुआ है। क्या क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स बराबर है, तो क्या करोगे? ई एन बाहर कर लो, यहां क्या हो जाएगा? म्यू ई प्लस म्यू एच। वैल्यू डाल दो। ई कितना? 1.6 इंटू 10⁻−19। एन कितना? एटम्स कितना पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है ना, तो कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। 1.072 इंटू 10⁻10 और म्यू कितना दे रखा? म्यू ई और म्यू एच कितना? 480 और दूसरा कितना? 1350। ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। कंडक्टिविटी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? पर सेंटीमीटर मिलेगा। कंडक्टिविटी जो आपको रिजल्ट मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलेगी, ये पर सेंटीमीटर मिलेगी। सॉल्व कर लो। इसी वजह से ये सवाल पूछे नहीं जाते ज्यादा नीट में, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत रहती है, 1 मिनट में बनता ही नहीं है। ठीक है, बट फॉर्मूले पता रहने चाहिए। यही हिस्सा था जो हमको पढ़ना था, जो बाकी रह गया था। इसके बाद तो ये सब तो पढ़ा हुआ है। याद है ये सब? अब ये सब याद है? ये याद है? ब्रिज रेक्टिफायर, ये सब तो करा हुआ है। लॉजिक गेट्स याद है? ये जरूर पढ़ लेना नेता, इसको जरूर ध्यान से पढ़ लेना। फोटो डायोड्स क्या होते हैं? बोलो बोलो बोलो। फोटो डायोड्स क्या होते हैं? इनका काम क्या होता है? फोटो डायोड्स का लाइट कैप्चर करने का काम होता है। और ये कैसे कनेक्ट करे जाते हैं? फॉरवर्ड बाइस में कि रिवर्स बाइस में? रिवर्स बाइस में। कैसे कनेक्ट किए जाते हैं? 3 ही है। कौन कौन सा? फोटो डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड और सोलर सेल, 3 है। ठीक है ना। तो जो फोटो डायोड होता है, सवाल कुछ नहीं पूछेगा, बस यही पूछेगा किस तरह की बाइसिंग होती है। ठीक है ना। और दूसरी बात, इनका यूसेज कहाँ होता है। तो फोटो डायोड्स कहाँ यूज किए जाते हैं? टू डिटेक्ट द लाइट इंटेंसिटी। कैसे डिटेक्ट किया जाता है? कि फोटो डायोड्स लगे होते हैं और जब इनके ऊपर लाइट फॉल करती है तो क्या करते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर से एमिट करते हैं। इनके इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड से कहां जाते हैं? वैलेंस बैंड से कहां जाते हैं? कंडक्शन बैंड में। तो बहुत थोड़े से अमाउंट में करंट फ्लो कराते हैं। तो अगर ज्यादा लाइट गिरेगी तो क्या ज्यादा करंट दौड़ेगी? ज्यादा करंट दौड़ेगी तो कैमरे को पता चल जाएगा कि लाइट ज्यादा है। ठीक है ना। और ये यूज कैसे किए जाते हैं? कैसे यूज किए जाते हैं? रिवर्स बाइस में। क्लियर है ना। और इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एनर्जी गैप बहुत कम होता है। दूसरी बात क्या? ये हमारे पास आ गए कौन से? लाइट एमिटिंग डायोड। ये किसके बने होते हैं जनरली? गैलियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड, इसी के बने होते हैं। ये फॉरवर्ड बाइस में कनेक्ट किए जाते हैं। जंक्शन डायोड आर कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बाइस। ठीक है ना। और ये सारा का सारा रीजन इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। ग्राफ बस याद रखे रहना, फोटो डायोड का ग्राफ नहीं है ना, सोलर सेल का है। रुको तो, रिवर्स बाइस का जो ग्राफ होता है बेसिकली वही ग्राफ रहता है इसका, ऐसे ग्राफ रहता है। ठीक है ना। जेने डायोड जैसा। ये अपने पास कौन सा है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड में कैसे कनेक्ट होते हैं? फॉरवर्ड बाइस। जो फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ है वही ग्राफ रहेगा। क्लियर? सोलर सेल में कोई बाइसिंग नहीं होती है, ना तो ये फॉरवर्ड में होते हैं ना तो ये रिवर्स में होते हैं। ठीक है ना। इसमें किसी तरह की कोई बाइसिंग नहीं की जाती है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है कि इसमें एन और पी में से एक ज्यादा डोप्ड होगा और एक कम डोप्ड होगा। क्लियर है।
एन भी ज्यादा हो सकता है, पी भी ज्यादा हो सकता है, बट जनरली हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करंट को जनरली फेवर में रखते हुए एन टाइप को जो ज्यादा डोप किया जाता है एज कंपेयर टू किसके, पी टाइप के। ठीक, कहाँ यूज किए जाते हैं सोलर सेल्स? इनको किसी तरह की कोई एक्सटर्नल बाइसिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्टिव जंक्शन एरिया इज केप्ट लार्ज, वो लार्ज तभी रहेगा, एक्टिव जंक्शन एरिया बड़ा तभी रहेगा जब एक तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे या नंबर ऑफ होल्स ज्यादा रहेंगे। तो क्या होगा, जिधर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे क्या उधर एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाएगा। अब आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है तो क्या ज्यादा होल्स के साथ डिफ्यूज करेंगे, क्लियर है ना, बीच में बैरियर पोटेंशियल बनता है ना। तो अगर एक तरफ डोपिंग कम है और एक तरफ डोपिंग ज्यादा है तो जो बैरियर रीजन बनता है वो बड़ा बनता है, क्लियर है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, जनरली एन साइड डोपिंग बढ़ा देते हैं और पी साइड डोपिंग कम कर देते हैं। ग्राफ रट लीजिएगा भाई साहब, वीआई कैरेक्टरिस्टिक कौन से क्वाड्रेंट में होता है, कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, बस दैट्स इट, रटे रहिएगा एकदम, ठीक है ना। कई बार पलट देता है, हाँ आया था ना, आया था ना, हाँ आ जाता है, आ जाता है, आ जाता है, कोई बात नहीं। Active junction area is kept large because we are interested in more power. Materials most commonly used for solar cells are silicon, arsenide, CDS, कैल्शियम, पता नहीं क्या टीई को क्या बोलते हैं, सिलिकॉन आर्सेनिक याद रखना है यार, क्या टेलुलियम, कैडमियम टेलोराइड, पढ़े रहना भाई ये सब। बेसिकली ये वही सोलर सेल्स हैं जो हमारे सोलर पैनल्स में यूज किए जाते हैं, छोटे छोटे ब्रैकेट्स में लगाया जाता है इनको। तो जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो इनके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराते हैं, या लोड रेजिस्टेंस पे अपने को लोड मिल जाता है। यही तीन है, यही तीन पढ़ना है, ठीक है। हाँ भाई, क्या याद रखोगे, फोटोडायोड कौन सी बाइसिंग में, फोटोडायोड किस में, रिवर्स बाइस में, और एलईडी फॉरवर्ड बाइस का ग्राफ याद रहेगा, रिवर्स बाइस का ग्राफ याद रहेगा। सोलर सेल में कोई बाइसिंग, क्या ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, बस इतनी सी बात है, और क्या। एंजॉय करो, अगली वाली क्लास से स्टार्ट करेंगे मंडे से करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट करंट